नमस्कार दोस्तों, कोटपुतली ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ दोस्तों, आप सभी दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप सभी ज़ोर शोरों से अपने अध्ययन में जुटे होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों से आपके लिए क्लासें उपलब्ध नहीं हो रही हैं, तो उस चीज़ के लिए हमें खेद है दोस्तों। तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहेंगे आपसे दोस्तों। किसी अज्ञात कारणों से आपको वो क्लासें उपलब्ध नहीं करा पाए दोस्तों, लेकिन आशा करते हैं आज के बाद से आपको हर क्लास देने का भरसक प्रयास किया जाएगा दोस्तों। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में, जो कि आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली दोस्तों। और इस क्लास से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें दोस्तों। आपका साथ ही हमारा मनोबल बढ़ाता है दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के बारे में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। प्राचीन भूगोल। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक वेगनर थे दोस्तों। इन्होंने ये सिद्धांत 1912 में दिया। दोस्तों, लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी के ऊपर एक दृढ़ भूखंड था जिसे पैंजिया कहा जाता था दोस्तों। और पैंजिया के चारों ओर इस पैंजिया के चारों ओर एक जल का भूखंड था या चारों ओर जल था जिसे पैंथालासा कहा जाता था दोस्तों। दोस्तों, दो टुकड़ों में इसका विभाजन हुआ, एक अंगारलैंड में जिसे लोरेशिया भी कहा जाता है, दूसरा गोंडवाना लैंड। विभाजन होने का कारण भौगोलिक परिवर्तन को माना जाता है जो कि कार्बोनिफेरस युग में हुआ। उत्तर का भाग अंगारलैंड कहलाया जिसमें 3 महाद्वीप थे दोस्तों, एशिया, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। जबकि दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड कहलाया जिसमें 4 महाद्वीप थे दोस्तों, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। उत्तर के उत्तरी भाग में 3 महाद्वीप थे, एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका। जबकि दक्षिण वाले भाग में जो कि गोंडवाना लैंड था उसमें 4 महाद्वीप थे दोस्तों। दोस्तों, राजस्थान के भौतिक विभाजन में उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश व पूर्वी मैदानी भाग अधिकांशतः तैतीस सागर के अवशेष हैं। मध्यवर्ती अरावलीय पर्वत प्रदेश व दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश ये गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं दोस्तों। सर्वप्रथम पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या का प्रयास करने वाला जो वैज्ञानिक था दोस्तों, वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक कांस्टेद बफन था दोस्तों। राजस्थान का भूवैज्ञानिक अध्ययन ये A.M. हेरोन के द्वारा किया गया दोस्तों। पृथ्वी ये कालखंडों में विभाजित है दोस्तों, जो 3 कालखंडों में विभाजित है। पहला महाकल्प, दूसरा युग, तीसरा शक। महाकल्प है वो सबसे बड़ा कालखंड है। युग, इन कालखंडों को युगों में बांट रखा है, जो 4 युग में बांट रखा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ युग। शक है ये युग का छोटा रूप माना जाता है दोस्तों। राजस्थान की भौगोलिक प्रदेश। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में किया दोस्तों, जिसका प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट
द्वारा 1968 में किया गया दोस्तों। इन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया दोस्तों। 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सर्वप्रथम प्रोफेसर वीसी मिश्रा को। पहला जो भौतिक प्रदेश नाम है यह इन्होंने दिया पश्चिमी शुष्क प्रदेश। राजस्थान का शुष्क रेगिस्तानी या मैदानी प्रदेश भी कहा जाता है दोस्तों, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, दक्षिण पूर्वी बीकानेर, फलोदी, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिण पश्चिमी चूरू, पश्चिमी नागौर जिला शामिल है दोस्तों। लगभग 8 जिले, पहले 6 जिले आते थे दोस्तों। वार्षिक वर्षा की बात की जाए तो 15 से 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है दोस्तों। सेकंड नंबर पर आता है अर्ध शुष्क प्रदेश। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के पश्चिम स्थित पश्चिम के शुष्क रेगिस्तानी प्रदेश, जिसमें जालोर, पाली, नागौर, झुंझुनू, उत्तरी पूर्वी चूरू, दक्षिण पूर्वी जोधपुर जिले 6 जिले शामिल है दोस्तों। जिसमें वार्षिक वर्षा की बात की जाए तो वार्षिक वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। नेक्स्ट आता है नहरी क्षेत्र। राजस्थान के सिंचित रेगिस्तानी या मैदानी प्रदेश वो नहरी क्षेत्र कहलाते हैं दोस्तों। इसमें राजस्थान के 3 जिले हैं, गंगानगर, पश्चिमी बीकानेर, उत्तरी जैसलमेर, 3 जिले। वार्षिक वर्षा वही 15 से 25 सेंटीमीटर। 4 नंबर आता है अरावली प्रदेश। अरावली की पहाड़ियों में स्थित इसमें जोधपुर, दक्षिण पूर्वी पाली, पश्चिमी डूंगरपुर 3 जिले आते हैं दोस्तों। वार्षिक वर्षा 30 से 60 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। नेक्स्ट आता है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, जो मैदानी व पठारी अर्ध शुष्क प्रदेश है दोस्तों, जिसमें जयपुर, अजमेर, ब्यावर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर और कोटा जिला शामिल है दोस्तों। 9 जिले इसमें आते हैं दोस्तों। वार्षिक वर्षा की बात की जाए तो 50 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। राजस्थान की विंध्यन में लावा के पठारी प्रदेश इसमें शामिल है दोस्तों, जिसमें पूरी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ जिला शामिल है दोस्तों। ऐसे मिलाकर 5 जिले शामिल है दोस्तों। 7वें नंबर का आता है दोस्तों चंबल बीड़ प्रदेश, जिसमें सवाई माधोपुर, धौलपुर 2 जिले शामिल है दोस्तों। वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है दोस्तों। राजस्थान को दूसरी बार जलवायु के आधार पर भौतिक प्रदेशों में बांटने का जो प्रयास है एस के सैन ने 1968 में किया। उन्होंने राजस्थान को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया था दोस्तों। राजस्थान को तीसरी बार भौतिक प्रदेशों में विभाजित करने का श्रेय भूगोल शास्त्री डॉक्टर रामलोचन सिंह को जाता है। इन्होंने 1971 में भूगोल को या मतलब भौतिक प्रदेशों को विभाजित करने का प्रयास किया। इन्होंने राजस्थान को 2 वृत्त प्रदेशों में बांटा या विभक्त किया, राजस्थान में और सेकंड है राजस्थान पठार में, और 4 उपप्रदेश तथा 12 लघु प्रदेशों में विभक्त किया। 2 वृत्त प्रदेशों में, 4 उप प्रदेशों में तथा 12 लघु प्रदेशों में विभक्त किया दोस्तों। पहला राजस्थान को भी 2 भागों में बांट दिया, इसने मरुस्थली में और राजस्थान बांगड़ प्रदेश में। मरुस्थली में जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर क्षेत्र आते हैं दोस्तों। राजस्थान बांगड़ प्रदेश है, इसमें गग्गर, शेखावाटी प्रदेश, नागौर और लूणी बेसिन शामिल है दोस्तों। राजस्थान पठार को भी 2 भागों में बांट दिया, अरावली पठार और चंबल बेसिन। अरावली पठार में उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अरावली आते हैं। चंबल बेसिन में निम्न बेसिन चंबल और मध्य चंबल आते हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त भौतिक प्रदेशों का विभाजन प्रोफेसर तिवारी व सक्सेना ने राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल पुस्तक में किया दोस्तों 1994 में। राजस्थान का धरातल, जलवायु, नदी बेसिन आदि को आधार बनाया गया दोस्तों।
उन्होंने राजस्थान के प्रमुख गौण, त्रितक तथा सूक्ष्म प्रदेशों का निर्धारण किया दोस्तों। शब्दावली की दृष्टि से देखें दोस्तों तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश 3 प्रकार के होते हैं, मरु, मरु, मेरु और माल। मरु, मेरु और माल। मरु, मरुस्थल, जिसमें मरुस्थल प्रदेश पूरी मैदानी प्रदेश। मेरु अर्थ है इसका पर्वतीय प्रदेश अर्थात अरावली पर्वतीय प्रदेश। माल अर्थात पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश इसमें शामिल है दोस्तों। उच्चावच के आधार पर राजस्थान के स्थलाकृतिक स्वरूप, धरातल के ऊंचे नीचे स्वरूप को उच्चावच कहा जाता है दोस्तों। संरचना की दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीप पठार उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है दोस्तों। राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है दोस्तों। राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय तथा दक्षिण पूर्वी भाग पठारी है दोस्तों। राजस्थान को भूमि संरचना के आधार पर 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला थार मरुस्थल, अरावली पर्वत, तीसरा है पूरी मैदान और चौथे नंबर का है दक्षिण पूर्वी पठार है दोस्तों। दोस्तों पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा हल्का सा जान लेते हैं क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल। पहले मरुस्थल प्रदेश जो है, मरुस्थल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल अर्थात 61.11% पर है दोस्तों। जिसमें जनसंख्या की बात करें तो 40% जनसंख्या इस पर निवास करती है। उत्पत्ति माने तो की उत्पत्ति तैतीस सागर से मानी जाती है दोस्तों। सेकंड नंबर पर अरावली प्रदेश 9% क्षेत्रफल आता है दोस्तों और 10% जनसंख्या निवास करती है। ये गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है दोस्तों। तीसरे नंबर का जो है पूरी मैदानी प्रदेश जिसका क्षेत्रफल 23% है, यह 23% पर ये पूरी मैदानी प्रदेश है दोस्तों। इसमें 39% जनसंख्या निवास करती है। ये तैतीस सागर का विशेष माना जाता है दोस्तों। 4 नंबर का आता है पठारी प्रदेश जिसका क्षेत्रफल 6.89% है, जनसंख्या 11% निवास करती है और ये भी गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है दोस्तों। 33 सागर के अवशेष मरुस्थल प्रदेश और पूरी मैदानी प्रदेश को माना जाता है, जबकि गोंडवाना लैंड के जो अवशेष हैं ये अरावली प्रदेश और पठारी प्रदेश को माना जाता है दोस्तों। प्राग ऐतिहासिक काल या कार्बोनिफेरस युग। अंगारलैंड, राजस्थान में अंगारलैंड का कोई अवशेष नहीं है दोस्तों, जबकि 33 सागर और गोंडवाना लैंड का अवशेष है। 33 सागर जिसमें मरुस्थल प्रदेश और पूरी मैदानी प्रदेश आते हैं दोस्तों। गोंडवाना लैंड इसमें अरावली पर्वतमाला और दक्षिण पूर्वी पठारी में हाड़ौती पठार आते हैं दोस्तों। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों में सर्वप्रथम अरावली पर्वतमाला का उद्भव हुआ, फिर दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का उद्भव हुआ, तीसरे नंबर पर पूरी मैदानी भाग का उद्भव हुआ और चौथे नंबर पर लास्ट में पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का उद्भव हुआ दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक भूभाग रेगिस्तानी है, जबकि सबसे कम भूभाग पठारी है दोस्तों। पहले नंबर पर हम बढ़ते हैं दोस्तों मरुस्थल प्रदेश या उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश दोस्तों। विश्व का एकमात्र जीवंत मरुस्थल थार का मरुस्थल है दोस्तों, जो कि 33 सागर का अवशेष माना जाता है। बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित 4 जिले हैं दोस्तों, अर्थात ये जो मरुस्थल है बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, बीकानेर में फैला हुआ है। इन 4 जिलों में स्थित जो मरुस्थलीय भाग है उसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल इसे माना जाता है, युवा मरुस्थल भी कहा जाता है दोस्तों, जो ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूरी भाग है दोस्तों। पश्चिमी एशिया के फिलिस्तीन, अरब व ईरान से होता हुआ यह भारत तक विस्तृत हो गया। पाकिस्तान में इस मरुस्थल को या इस प्रकार के मरुस्थल को चोलिस्तान कहा जाता है दोस्तों। ये 2 देशों में विस्तृत है, भारत एवं पाकिस्तान में। भारत में यह 4 राज्यों में स्थित है या विस्तृत है, गुजरात,
राजस्थान, हरियाणा और हरियाणा राज्य से जुड़ा हुआ पंजाब राज्य, इन 4 राज्यों में विस्तृत है। विस्तृत क्षेत्रफल 2,09,000 या 2.43 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों। राजस्थान के पश्चिमी भाग के 12 जिले, पहले 12 जिले शामिल थे, जो 12 जिले के अंतर्गत ये क्षेत्रफल आता है दोस्तों। अब वर्तमान में 15 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, पाली, फलोदी, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीमकाथना। अब नए जिलों के अनुसार 15 जिलों में ये विस्तृत है दोस्तों पश्चिमी भाग। विस्तृत क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। राजस्थान का मरुस्थल है वो थार के मरुस्थल का 3/5 हिस्सा रखता है दोस्तों। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे विशाल भौतिक प्रदेश है दोस्तों। राजस्थान के लगभग 2/3 क्षेत्रफल में ये मरुस्थल फैला हुआ है। मरुस्थल का जो विस्तार है दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर है दोस्तों। रेगिस्तान का विस्तार 61.11% भाग पर है। राज्य की कुल जनसंख्या इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला यदि मरुस्थल प्रदेश पूछे तो वो भी यही है दोस्तों। पशु घनत्व भी इसी में है, वर्षा के भी इसी में है, वनस्पति भी सबसे ज्यादा इसी में है, कृषि योग्य भी है, खनिज विविधता भी इसी में पाई जाती है दोस्तों। सिंचाई के साधन भी इसी भौतिक प्रदेश में मिलते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता भी इसी मरुस्थल प्रदेश में देखने को मिलती है दोस्तों। इसी कारण इसे विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है दोस्तों। विश्व के दूसरे मरुस्थलों की तुलना में सर्वाधिक है दोस्तों। इस प्रदेश की लंबाई उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व 660 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 300 किलोमीटर है दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, जो कि सर्वाधिक है दोस्तों। सर्वाधिक जैव विविधता के कारण डॉक्टर ईश्वरी प्रकाश ने इसे रुद्र क्षेत्र कहा है दोस्तों। वार्षिक वर्षा न्यून वर्षा 20 से 50 सेंटीमीटर होती है, इसी कारण इसे शुष्क मैदान भी कहते हैं दोस्तों। जलवायु की बात करें तो इसमें जलवायु शुष्क व अत्यधिक विषम जलवायु है। दिन रात के तापक्रम में भिन्नता के कारण दोस्तों। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित इस क्षेत्र को पश्चिमी रेतीली भूमि कहते हैं दोस्तों, जहां रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। 20 से 30 फीट लंबी मूसला जड़ों वाले फ्रिएटोफाइट्स पादप भी पाए जाते हैं दोस्तों। धरातल की विशेषताओं के आधार पर इनको 5 प्रदेशों में बांटा गया है। मरुभूमि या महान मरुभूमि या घग्गर का मैदानी भाग या अर्ध मरुस्थलीय भाग या नागौर की उच्च भूमि। अंतर प्रवाही प्रदेश में इनको बांटा गया है दोस्तों। महान मरुभूमि जिसे ग्रेट डेजर्ट कहा जाता है, जो कि वास्तविक रेगिस्तानी प्रदेश कहा जाता है दोस्तों। बालू के टीले होने के कारण इसे महान मरुभूमि का नाम दिया गया है दोस्तों। पाकिस्तान और भारत के सारे पंजाब से कच्छ के रन तक, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में इस प्रकार के मरुस्थल को इर्ग कहा जाता है दोस्तों, जबकि तुर्किस्तान में इस प्रकार के मरुस्थल को कोडम कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक जो इर्ग हैं वो जैसलमेर जिले में मिलते हैं दोस्तों। जलवायु की बात करें दोस्तों, इसमें अत्यधिक शुष्क जलवायु मिलती है और वनस्पति न्यूनतम पाई जाती है दोस्तों। चट्टानी मरुस्थल, कठोर चट्टानी व पहाड़ियां, चारों ओर बालू रेत दोस्तों। जैसलमेर में जैसलमेर शहर व पोखरण से रामगढ़ का क्षेत्र जुरासिक कालीन विशाल चट्टान पर स्थित है दोस्तों। बाड़मेर, इसमें 56 की पहाड़ियां जो नाकोड़ा पर्वत के नाम से जानी जाती है दोस्तों। झुंझुनू लोहारगढ़ पर्वत श्रृंखला इसमें पाई जाती है। सीकर, इसमें हर्ष की पहाड़ियां पाई जाती है दोस्तों। सहारा में इस प्रकार के मरुस्थल को हम्मादा कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार के मरुस्थल को क्या कहते हैं दोस्तों? हम्मादा। यह प्रदेश बालू का स्तूप मुख्य प्रदेश है दोस्तों।
तीसरे नंबर का आता है दोस्तों पथरीला मरुस्थल, जिसे मिश्रित मरुस्थल भी कहा जाता है दोस्तों। बालू रेत के साथ साथ मोटे मोटे कंकड़ पाए जाते हैं दोस्तों। इसमें जैसलमेर, बाड़मेर जिला, बालोतरा, जालौर, सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू ये 7 जिले शामिल है दोस्तों। सारा में इस प्रकार के मरुस्थल को रेक के नाम से जाना जाता है, जबकि लीबिया तथा मिस्र में से सिटर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 समान भागों में विभाजित करती है दोस्तों। अरावली की पश्चिमी सीमा तथा मरुस्थलीय प्रदेश की पूरी सीमा का निर्धारण करती है दोस्तों। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को 2 समान भागों में विभाजित करती है दोस्तों। 2 समान ऐसे भागों में विभाजित करती है दोस्तों, जिसकी पश्चिमी शुष्क रेतीला मरुस्थल तथा पूर्व में अर्ध शुष्क मरुस्थल है दोस्तों। रेतीली मैदानी प्रदेश है उसको 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों में बांटा गया है दोस्तों। अर्थात 25 सेंटीमीटर वार्षिक रेखा वो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में बांटती है दोस्तों। शुष्क प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश, अर्थ है इसका सूखा। राज्य में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भाग को शुष्क प्रदेश कहते हैं दोस्तों। यह क्षेत्र शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, जिसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं दोस्तों। इसमें जैसलमेर, संपूर्ण बीकानेर, आधा चूरू, आधा बाड़मेर, बालोतरा का कुछ भाग, नागौर का 1/3 हिस्सा, जोधपुर का 2/3 हिस्सा, फलोदी का कुछ हिस्सा, इसमें 8 जिले शामिल है दोस्तों। यदि राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला भाग की बात की जाए तो पश्चिमी भाग है दोस्तों, और सबसे कम वर्षा वाला जिला पूछे तो जैसलमेर जिला है दोस्तों। राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान पूछ ले वो समगांव जैसलमेर, जो वनस्पति रहित स्थान है दोस्तों, जो कि डेजर्ट सपाटने के लिए प्रसिद्ध है। वर्षा कम होने के कारण पश्चिमी रेगिस्तानी में वनस्पति बहुत ही कम पाई जाती है दोस्तों। शुष्क मरुस्थल प्रदेश को संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश दोस्तों। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, इसमें बहुत सारी बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप दोस्तों, बरखान या बरछान बालू का स्तूप, सब्र काफिज स्तूप, सीप स्तूप, पैराबोलिक या परविलाकार बालू का स्तूप दोस्तों। नेक्स्ट आता है तारा बालू का स्तूप, जो तारों के समान दिखाई देते हैं। नेटवर्क बालू का स्तूप और अवरोधी बालू का स्तूप दोस्तों। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, जहां बालू का स्तूप या रेत के टीले पाए जाते हैं दोस्तों। मरुस्थल प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में कुल 58.50% लगभग 60% बालू का स्तूप पाए जाते हैं दोस्तों। ये तेज हवाओं के कारण अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं दोस्तों। उष्ण शुष्क मरुस्थल बालू टिब्बे के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान है दोस्तों। इनके निर्माण के लिए अवरोध होना आवश्यक है दोस्तों। बालू का स्तूप को टीले या टिब्बे भी कहा जाता है। रेत की टीलों को साहित्यिक भाषा में दोहरे कहा जाता है दोस्तों, जबकि जैसलमेर में स्थानीय भाषा में निधरियन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बालू का स्तूप के मध्य स्थित जो मार्ग है उन्हें कारवा या घासी कहा जाता है दोस्तों। इनकी जो ऊंचाई है 2 से 8 मीटर की होती दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, बालू का स्तूपों के प्रकार। वैगनोर ने 1933 ईस्वी में राजस्थान के थार मरुस्थल में रेत के टीलों के 2 प्रकार व बरखान टीलों के 2 प्रकार बताए। बरखान में 2, दूसरा है सीप। हैग ने 1941 ईस्वी में 3 प्रकार बताए। पहला अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, दूसरा है पैराबोलिक
बालू का स्तूप। तीसरे नंबर का है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। मैंकी ने 1979 में स्तूप के 8 प्रकार बताए दोस्तों। रेखीय, पवनानुवर्ती या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ, पैराबोलिक, तारा स्तूप, तारा स्तूप दोस्तों, अवरोधी स्तूप, नेटवर्क स्तूप और सब्र खाफिज स्तूप दोस्तों। आइए हम चर्चा करते हैं फर्स्ट की अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप। ये वायु की दिशा के समानांतर बनते हैं दोस्तों। जो रेखीय बालू का स्तूप है वायु की दिशा उसके समानांतर बनते हैं, समान। यह पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनामुखी ढाल वाला होता है दोस्तों। ये लंबे होते हैं, अनुदैर्ध्य, गहरे भी होते हैं और स्थिर भी होते हैं। ये सभी प्रकार के बालू का स्तूप में सबसे ऊंचे बालू का स्तूप माने जाते हैं दोस्तों। सबसे ऊंचे बालू का स्तूप अनुदैर्ध्य रेखीय बालू का स्तूप जिले जैसलमेर, बीकानेर, सूरतगढ़, ये 3 गंगानगर के सूरतगढ़ में, ये 3 जिले दोस्तों। तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, जैबिसु गंगा रेत में दोस्तों। जैबिसु गंगा रेत में, जैसे जैसलमेर आ गया दोस्तों, बी से बीकानेर आ गया, सूरतगढ़ जो गंगानगर का सूरतगढ़ है वो 3 स्थान आ गए दोस्तों। सेकंड नंबर पर आता है दोस्तों पवनानुवर्ती स्तूप। वर्ष भर एक ही दिशा में हवा बहने से बनने वाले स्तूप ये पवनानुवर्ती स्तूप कहलाते हैं दोस्तों। इन्हें ही रेखीय बालू के स्तूप के नाम से भी पुकारते हैं दोस्तों, या जाना जाता है दोस्तों। तीसरे नंबर का बालू का स्तूप आता है दोस्तों अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इनका जो निर्माण की बात की जाए दोस्तों, इनका निर्माण वायु की दिशा के समकोण या विपरीत पर होता है दोस्तों। विपरीत पर इनका निर्माण होता है। मरुस्थलीकरण जो हो रहा है, मरुस्थलीकरण के लिए जो उत्तरदायी है वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप ही है दोस्तों। वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली वायु के फलस्वरूप बनते हैं दोस्तों। उत्पत्ति प्रचलित व पवन की दिशा के समानांतर, उदाहरण बरखान, सीप इत्यादि। सर्वाधिक जो है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, रावसर, हनुमानगढ़, रावसर, बीकानेर जिलों में पाए जाते दोस्तों। ठीक है दोस्तों। जोफ बाबा अभी बालू में, जोफ बाबा अभी बालू में दोस्तों। तो जो से जोधपुर हो गया, फै से फलोदी हो गया, बा से बाड़मेर हो गया और सेकंड बा से बालोतरा हो गया, है से हनुमानगढ़ हो गया और बी से क्या हो गया बीकानेर। बालू अर्थात जहां पर बहुत ज्यादा बालू पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, स्तूप वगैरह पाए जाते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। 4 नंबर पर आता है दोस्तों बरखान बालू का स्तूप या बरछान जिसे कहा जाता है। यही मरुस्थल के वास्तविक बालू का स्तूप है दोस्तों। एक ही दिशा में चलने वाली पवनों के कारण ये इनका निर्माण होता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में अर्धचंद्राकार की आकृति के रेत के टीलों को बरखान कहा जाता है दोस्तों। जो अर्धचंद्राकार है दोस्तों, इस प्रकार से इन्हीं की आकृति की रेत को के टीलों को बरखान कहा जाता है दोस्तों। सर्वाधिक गतिशील एवं नुकसानदायक, सर्वाधिक गतिशील और सर्वाधिक नुकसानदायक ये बरखान या बरछान बालू का स्तूप है दोस्तों। मध्य भाग इनका सदैव ऊंचा है दोस्तों। भुजाएं पवनों की दिशा में निकलती हैं। ऊंचाई की बात करें दोस्तों, ऊंचाई 10 से 20 मीटर होती है। चौड़ाई की बात करें तो 100 से 200 मीटर तक इनकी चौड़ाई होती है दोस्तों। बरखान के बीच के मार्ग को गारो कहा जाता है दोस्तों। बरखान के बीच की मार्ग को क्या कहा जाता है, ये गारो कहा जाता है दोस्तों। सर्वाधिक टीले बनने की जो संभावना है दोस्तों वो शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक टीले बनने की संभावना होती है दोस्तों। बरखान के लिए प्रसिद्ध जो गांव है वो चूरू का पालेरी गांव है, जिसमें बरखान बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अन्य स्थान है सीकर की मंथा नदी या मेंथा नदी, बीकानेर का देशनोक स्थान, श्री गंगानगर का सूरतगढ़, जोधपुर का ओसिया, यहाँ पर भी सर्वाधिक देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, मनसी देवी सुश्री जो ओस मिनी मरुस्थल में, मनसी देवी जो है, मनसी देवी अर्थात सुश्री जो शादी से ना हो, टिक की अकॉर्डिंग बता रहे हैं दोस्तों कि मनसी मैं से हो गया, मंथा हो गया दोस्तों। सी से कहाँ पर है, सीकर है दोस्तों। दे से देशनोक हो गया और बी से
बीकानेर हो गया दोस्तों। सू सू से सूरतगढ़ और श्री से श्री गंगानगर हो गया दोस्तों। ओस ओस से ओसिया हो गया और जोधपुर। ओस जो ओस में नहीं अर्थात जो से जोधपुर हो गया दोस्तों। नहीं अर्थात मरुस्थल में, अर्थात ये सर्वाधिक मरुस्थल में मिलते हैं दोस्तों। अगला स्तूप है दोस्तों सब्र काफिज स्तूप। पश्चिमी राजस्थान में छोटी छोटी झाड़ियों व घास के झुंड के आसपास अनियमित व अस्थिर आकृति के बालू का स्तूप सब्र काफिज स्तूप कहलाते हैं दोस्तों। जैसे झाड़ियाँ दोस्तों, तो ये जैसे ऐसे इस प्रकार के जो स्तूप है वह सब्र काफिज स्तूप कहलाते हैं। झाड़ियों के सारे निर्मित चंद्राकार जो बालू का स्तूप है सर्वाधिक बीकानेर में पाए जाते हैं दोस्तों। इन्हें नीव का या लूनेट भी कहते हैं दोस्तों। अगली स्तूप की बात करते हैं तो यहाँ पर अगला स्तूप है शीप स्तूप। शीप शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के सोर शब्द से हुई है दोस्तों। ये बरखान की तरह होते हैं, परंतु पवनों की दिशा में परिवर्तन के कारण इनमें केवल एक ही भुजा होती है दोस्तों। निर्माण विपरीत दिशा में बहने वाली हवाओं के पवनों के द्वारा इनका निर्माण होता है। आकृति सीप के समान होती है दोस्तों। ईरान में इसकी आकृति 600 फीट ऊंचाई तक होती है। अगले स्तूप की बात करें दोस्तों, अगला स्तूप आता है हमारा पैराबोलिक या परवलिक या परवलयाकार बालों का स्तूप। विस्तार इनका लगभग सभी मरुस्थल जिलों में देखने को मिल जाता है दोस्तों। निर्माण की बात करें तो इनका निर्माण वनस्पति एवं समतल मैदानी भाग के बीच उत्पाटन से होता है दोस्तों। ये महिलाओं के एक आभूषण हेयरपिन आती है, उस हेयरपिन की तरह ही ये दिखाई देते दोस्तों। हेयरपिन की तरह दिखाई देने वाला जो स्तूप है दोस्तों वो पैराबोलिक स्तूप कहलाता है दोस्तों। सर्वाधिक पैराबोलिक स्तूप वो बीकानेर में पाए जाते हैं दोस्तों। अगला आता है दोस्तों नेडर बालू का स्तूप। उत्तरी पूर्वी मरुस्थल भाग में हनुमानगढ़ से हिसार भिवानी हरियाणा तक विस्तृत है दोस्तों। नेक्स्ट आता है अवरोधी स्तूप। अवरोधी स्तूप पहाड़ियों चट्टानों आदि के अवरोध से बंधे हैं दोस्तों। इन रेत के टीलों या स्तूपों के ऊपर वनस्पति पाई जाती है दोस्तों। वनस्पति उगने के कारण इन्हें जीवाश्म रेत के टीले भी कहा जाता है दोस्तों। पहाड़ियों के ऊपर जो मोटी रेत का जमाव हो जाता है, जो बड़ी पठार जैसे दिखाई देता है, इसे होलबैक कहा जाता है दोस्तों। पहाड़ियों के ऊपर जो मोटी मोटी जो रेत है उसका जैसे जमाव हो जाता है पठार से जैसे दिखाई देता है, पठार से, इसे होलबैक कहा जाता है दोस्तों। और होलबैक का आकार यदि पहाड़ियों जैसा हो जाए, बिल्कुल पहाड़ियों जैसा, होलबैक का आकार जब पहाड़ियों जैसा हो जाता है तो इसे द्राक्ष कहा जाता है दोस्तों। द्राक्ष व होलबैक का पुनः अपर्दन होता है एवं चट्टानी जो अवरोधी भाग है पुनः दिखाई देने लग जाए तो ऐसी स्थलाकृति है दोस्तों उसे क्वेस्टा कहा जाता है। राजस्थान में ऐसे टीले बूढ़ा पुष्कर अजमेर में त्रिवेणी धाम सापरा चूलगिरी की पहाड़ी जोबरा बिहड़ की पहाड़ी जयपुर गोनेर आदि जगह देखने को मिलते हैं दोस्तों। अगला आता है दोस्तों तारा बालू का स्तूप। निर्माण इनका होता है मुख्य रूप से अनियतवादी एवं संश्लिष्ट प्राणों के क्षेत्र में होता है दोस्तों। विस्तार की बात करें दोस्तों तो इनका विस्तार मोहनगढ़ में होता है, पोखरण जैसलमेर में होता है, सूरतगढ़ गंगानगर में पाया जाता है दोस्तों या होता है। आइए दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। थार मरुस्थल की स्थलाकृति पैराबोलिक प्रकार के बालू का स्तूपों से पटी पड़ी है दोस्तों या मिलती जुलती है दोस्तों, जहां पर स्थित रेत के विशाल लहरदार टीलों को स्थानीय भाषा में धोरी कहा जाता है दोस्तों। बांगड़ प्रदेश में सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं दोस्तों, जिनके मध्य में वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है दोस्तों, जिसे सर या सरोवर कहा जाता है दोस्तों। उदाहरण मानसर, जसूसर, सालिसर। बालू का स्तूपों के लहरदार छोटी छोटी परतों को उर्मिका कहा जाता है दोस्तों। लंबाई में स्थित बालू का स्तूप है, उन स्तूपों को स्थानीय भाषा में डोल कहा जाता है दोस्तों।
जबकि ढा झाड़ियों के पीछे झाड़ियों के पीछे निर्मित बालू का स्तूप है, इनको नेवखा कहा जाता है दोस्तों। सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाने वाला एकमात्र जिला वो जोधपुर जिला है दोस्तों। राजस्थान की थार मरुस्थल में ध्वजदती नदी का ध्वजदती नदी घाटी में बरखान बालू का स्तूप चिन्हित है दोस्तों, या पाए जाते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।